छतरी औषधि टेस्ट। इस टेक्नोलॉजी के जमाने में लोगों को अच्छा खाना और एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जंक फूड खाने और अच्छे से एक्सरसाइज ना करने से लोगों का वजन दिन पर दिन बढ़ रहा है। मुझे लगता है यह एक अच्छा आइडिया है। विजय जितना इसके बारे में सोच रहा था उतना ही खुशी से पागल हुए जा रहा था। अगर उसने कोई वजन घटाने वाली दवा बना दी तो उसकी मदद से वह एक अच्छा बिजनेस कर सकता था। ठीक है, फिर मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स और हेल्थ प्रोडक्ट्स और यहाँ तक कि सेक्सुअल दवाओं के लिए भी कुछ औषधि बनाऊंगा। फिर उन औषधियों को एक अच्छा सा ब्रांड नेम देके मार्केट में उतारूंगा। लोग इन सारे प्रोडक्ट्स पर ज्यादा खर्चा भी करेंगे। विजय ने कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में सोचते हुए कहा। लड़कियों की सुंदर होने की चाह के कारण ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमेशा से एक अच्छा बिजनेस रहा है। आदमियों के लिए बेड पर ज्यादा टाइम निकालना हमेशा से एक चिंता की बात रही है। अगर विजय इन चीजों के लिए कोई प्रोडक्ट बना सकता था तो उसे फिर भविष्य में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। विजय ने अब सोच लिया था वह बिजनेस तो कर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तक दोपहर हो चुकी थी। विजय ने सारे पैकेज डिलीवर कर दिए थे। विजय फिर बैंक जाता है। उसके अकाउंट में बस 1000 रुपए बचे थे। फिर उसने सारे बचे हुए रुपए निकाले और अपनी खरी व्हीलर बाइक पर बैठ औषधीय जड़ी बूटियों के बाजार की ओर निकल गया। विजय इस बाजार में पहली बार आया था। इसके अलावा बुक ऑफ डिवाइन मेडिसिन में दी हुए जड़ी बूटियों के नाम भी बाजार में मिलने वाली जड़ी बूटियों से अलग थे, जिस वजह से विजय को उन्हें ढूंढने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। जैसे कि डिवाइन बुक में एक जड़ी बूटी का नाम चमकीली लाल घास था। पूरी मार्केट में किसी को नहीं पता था कि यह कौन सी जड़ी बूटी थी। अब विजय बस एक काम कर सकता था, डिवाइन बुक में दी गई उनकी जानकारी पढ़ उन्हें ढूंढ सकता था। विजय को सारी जरूरत की जड़ी बूटियां ढूंढने में लगभग 5 घंटे लग गए। अब तक शाम हो चुकी थी। उसने हर एक जड़ी बूटी की 5 जोड़ी जड़ी बूटी ली थी। विजय फिर बाजार से ही अपने गांव की ओर निकल जाता है। गांव पहुंचने के बाद वह अपने घर का दरवाजा बंद कर सभी जड़ी बूटियों को एक पुरानी सी दिखने वाली मेज पर रखता है। विजय फिर मेज पर रखी जड़ी बूटियों में से एक जोड़ी जड़ी बूटी उठाकर अपने हाथ की हथेली पर रखता है। देखते ही देखते उसके हाथ में एक सफेद रोशनी चमकने लगती है और उस सफेद रोशनी ने उन जड़ी बूटियों को पूरी तरह से ढक लिया था। ये सभी जड़ी बूटियां जमीन पर उगती थीं और पृथ्वी से निकलने वाली नेचुरल एनर्जी को अवशोषित करती थीं। विजय भी अपनी बॉडी से उसी एनर्जी को निकालकर उन जड़ी बूटियों को शुद्ध कर रहा था। शुद्ध करने से वह सभी जड़ी बूटियां और भी ज्यादा निकल रही थीं। अच्छे से शुद्ध होने पर उन सभी जड़ी बूटियों की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। अपनी बॉडी से इस तरह एनर्जी निकालने के बारे में भी विजय को अपने जेड पेंडेंट से मिली जानकारी से पता लगा था। एक आम इंसान अपनी बॉडी से इस तरह की एनर्जी निकाल उसका उपयोग नहीं कर सकता था, जिस कारण वह जड़ी बूटियों को भी विजय की तरह शुद्ध नहीं कर सकते। और अगर जड़ी बूटियों को अच्छे से शुद्ध नहीं किया जाएगा तो उनका असर भी ज्यादा नहीं होगा, जिस कारण हजारों सालों से इन जड़ी बूटियों का असली इस्तेमाल कोई नहीं करना जानता था। लगभग 10 मिनट तक उन जड़ी बूटियों को ऐसे ही निखारने के बाद विजय ने उन जड़ी बूटियों को एक कटोरे में रख दिया और उन जड़ी बूटियों को मूसल से कूटने लगा। 1 घंटे तक ऐसे ही कूटने के बाद अब उन जड़ी बूटियों से एक तरल पदार्थ निकलने लगा था। फिर उसने उस तरल पदार्थ को एक छोटी कटोरी में डाला। वो तरल पदार्थ देखने में चमकीले हरे रंग का था और उसमें से घास की एक तीखी सुगंध आ रही थी। जब विजय ने उस छोटी कटोरी में रखे तरल पदार्थ को देखा तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज दिखने लगा, क्योंकि उसने औषधीय तरल तो बना दिया था, मगर इसका टेस्ट कैसे करे कि वो असरदार भी है या नहीं। इस औषधि का कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं था, क्योंकि यह सभी नेचुरल जड़ी बूटियों से तैयार की गई थी, जिस वजह से अगर इसका कोई यूज करेगा उस पर कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। विजय पहले से ही दुबला पतला था, जिस कारण औषधि का उस पर अच्छे से कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। अब वो यही सोचकर परेशान हुए जा रहा था, आखिर वो इस औषधि का असर कैसे चेक करे। फिर अचानक उसे एक ख्याल आया, क्यों ना मैं इस औषधि को जानवरों पर इस्तेमाल करूं। वैसे भी विजय के चाचा ने 10-10 सुअर पाले हुए थे। उसने सोचा क्यों ना उन्हीं पर औषधि को इस्तेमाल किया जाए। वो सभी सुअर हटे कटे और मोटे थे। औषधि चेक करने के लिए वो एकदम परफेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट थे। विजय फिर आधी रात में छिपकर सुअर के चारे में औषधि मिला देता है। उस औषधि की गंध काफी सुगंधित थी, जिसे सूंघ सभी सुअर दौड़े दौड़े आए और किसी लालची कुत्ते की तरह उस चारे को चख कर गए। अच्छे सुअर, कुछ और खाओ, विजय ने सुअरों को देखकर हंसते हुए कहा। उसके बाद वह घर लौटा और बाकी जड़ी बूटियों को तैयार करने लगा। सभी जड़ी बूटियों से औषधि बनाकर वो फिर चैन से सो गया। अगली सुबह चीखने चिल्लाने की आवाजों को सुन उसकी आंखें खुल जाती हैं। जब विजय ने उन आवाजों को ध्यान से सुना तो उसे महसूस हुआ कि वो पिछले दरवाजे से आ रही थी। उसे तुरंत ख्याल आया कहीं उसकी औषधि खाकर वो सुअर दुबले पतले तो नहीं हो गए, जिन्हें देख उसकी चाची इतना हल्ला मचा रही है। वह बिस्तर से लुढ़का, कुछ कपड़े पहने और पिछले दरवाजे से बाहर निकला। सुअरों के चारों ओर भीड़ जमा हो रखी थी और सुअरों की ओर इशारा करते हुए सभी लोग कुछ न कुछ बात कर रहे थे। सुअरों के बेड़े में इस वक्त कोई रो रहा था। मेरे बच्चों, तुम लोगों को क्या हो गया? विजय ने भीड़ के बीच से निकलते हुए जब सुअरों को देखा तो वो हैरान रह गया।
सुअरों में से सभी 10 के 10 सुअर बिल्कुल पिचक कर सूख गए थे। उनकी खाल से हड्डियां तक साफ साफ देखी जा सकती थी। पिछली रात जब उसने उन सुअरों को देखा था तो वे सभी मोटे ताजा थे और रातों रात उनका वजन काफी घट गया था। विजय उन सुअरों को देख नहीं बल्कि अपनी औषधि की शक्ति का असर देखकर हैरान था। उफ, चलो शुक्र है मैंने औषधि का टेस्ट इंसानों की बजाय इन सुअरों पर किया। विजय ने एक राहत की सांस लेते हुए कहा। विजय ये सोचकर शुक्र मना रहा था क्योंकि अगर वो अपनी औषधि का टेस्ट इंसानों पर करता वो भी किसी पिचके हुए हड्डियों के ढांचे की तरह दिखते। ये तो बड़ी अजीब बात है। मैंने तो कल ही देखा था ये सारे के सारे सुअर मोटे और गोलमटोल थे, इतने मोटे कि वो मुश्किल से चल पा रहे थे। अचानक एक ही रात में ऐसा क्या हो गया? वहां जमा भीड़ से एक आदमी ने कहा। मुझे लगता है ये सभी किसी भूत प्रेत को देखकर डर गए होंगे। कहीं इन्होंने खूनी तांत्रिक को तो नहीं देख लिया? वहां जमा भीड़ से एक और आदमी ने पहाड़ों की ओर देखते हुए कहा। नगीना गांव एक पहाड़ के बगल में स्थित था। अगर जादू टोने या फिर भूत प्रेतों की बात होती उनमें कहीं ना कहीं खूनी तांत्रिक का नाम जरूर आता था। वो खूनी तांत्रिक बगल के पहाड़ों में ही कहीं रहता था। कहीं कोई ड्रैगन तो नहीं आया? एक छोटे बच्चे ने उन लोगों की बातों में शामिल होते हुए कहा। तुम बहुत टीवी देखने लगे हो छोटे शैतान, सभी लोगों ने जोर से ठहाका लगाकर हंसते हुए कहा। विजय भी उन सभी के साथ हंस रहा था। सुबह सुबह उसका मूड एकदम फ्रेश हो गया था। सबसे पहले उसकी औषधि सफल रही, हालांकि उसका असर कुछ ज्यादा ही था मगर यह ज्यादा बड़ी समस्या नहीं थी। दूसरा, उसने अपनी चाची से बदला लिया था। विजय वहां से घर के अंदर आकर उस औषधि को चाय के साथ मिलाता है, फिर उस चाय को एक बोतल में भरता है। उसने चाय की ऐसी कई बोतलें भर ली थी। विजय ने उस औषधि को चाय के साथ इसलिए मिलाया ताकि उसका असर थोड़ा कम हो सके और इंसानों पर एक अच्छा प्रभाव दिखा सके। फिर वह अपनी छोटी थ्री व्हीलर बाइक पर बैठ शहर चला गया। जब वो किसी को डिलीवरी देने डीएलएफ लेजर पार्क पहुंचा तो उसने मोहनलाल को फोन लगाया। हेलो, मोहनलाल ने फोन पर कहा। मिस्टर मोहन, यह मैं हूँ विजय। अरे विजय, क्या बात है? क्या आज भी मेरे लिए कोई डिलीवरी है? उद्धरण चिन्ह। नहीं मिस्टर मोहन, मेरे पास उससे भी कुछ अच्छा है। डिलीवरी से अच्छा और क्या हो सकता है? मोहनलाल ने कंफ्यूज होते हुए कहा। यह एक हर्बल चाय है जो हमारे पारिवारिक नुस्खे द्वारा बनाई गई है। ये गर्मी को कम कर सकती है और शरीर से गंदगी को बाहर निकाल सकती है। आप अपना वजन भी कम कर सकते हैं। मुझे लगता है आप बाहर का खाना खा खा कर थक गए होंगे, इसलिए आज आपको कुछ अलग स्वाद टेस्ट करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। विजय ने तुरंत यह नहीं बताया कि यह एक वजन घटाने वाली औषधि थी। हर्बल चाय बोलने से उनको ज्यादा अजीब भी नहीं लगा। पारिवारिक नुस्खा हर्बल चाय, ओह सुनने में अच्छा लग रहा है। चलो मैं एक बार इसको पीकर ट्राई करता हूँ, मोहनलाल ने जवाब दिया। जब विजय को मोहनलाल की अनुमति मिल गई तो उसने फोन काट दिया और मोहनलाल के घर हाउस नंबर 14 पहुंच गया। जब विजय ने घर की घंटी बजाई तो तुरंत डोर खुल गया। मोहनलाल उसका इंतजार कर रहा था। विजय ने फिर एक औषधि मिली चाय की बोतल मोहनलाल को पकड़ा दी, जिसकी खुशबू सूंघ मोहनलाल ने कहा, हम अच्छी खुशबू आ रही है। ये तो बहुत स्वादिष्ट भी लग रही है। शुक्रिया विजय, सच में तुम एक अच्छे लड़के हो। फिर मोहनलाल ने अपना बटुआ निकाला और उसमें से 100 का नोट निकाल विजय को देने लगा। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर मोहन, यह आपके लिए मेरी तरफ से एक तोहफा है, विजय ने उन पैसों को लेने से मना करते हुए कहा। ओह तो ठीक है। विजय ने जब पैसे लेने से मना कर दिया तो बटुए में पैसों को रखते हुए मोहनलाल ने कहा। विजय फिर मोहनलाल के घर से निकल जाता है और शहर में अपना काम खत्म कर गांव वापस आ जाता है। शाम के वक्त विजय को मोहनलाल का फोन आया। विजय विजय, ओह माय गॉड, तुम्हारी हर्बल चाय तो एक चमत्कारी चाय है। चमत्कारी चाय नहीं बल्कि चमत्कारी दवा कहें तो ठीक रहेगा। तुम्हें पता भी है तुम्हारी चमत्कारी चाय पीने से मेरा वजन कम हो गया है। मेरा लगभग 10 किलो वजन कम हो गया। मोहनलाल की खुशी भरी, उत्सुक और हैरानी भरी आवाज आ रही थी। तुम्हारी हर्बल चाय चमत्कारी है? क्या तुम्हारे पास और भी है? बस उन्हें कल ले आओ, मैं उसकी कीमत भी दूंगा, मोहनलाल ने शालीनता से कहा। ठीक है मिस्टर मोहन, मैं कल और ले आऊंगा। ओके ओके, चलो फिर कल मिलते हैं, मोहनलाल ने फोन काटते हुए कहा। विजय इस वक्त बहुत खुश था। आखिर उसकी बनाई औषधि ने इंसानों पर भी एक अच्छा असर दिखाना शुरू कर दिया था। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी। क्या विजय की बनाई औषधि को मोहनलाल खरीदने वाला है या फिर उसने किसी और ही इरादे या फिर प्लान के साथ विजय को चाय लेकर बुलाया था? क्या विजय कर पाएगा इस वजन कम करने वाली औषधि का बिजनेस? आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन